परिभाषा वो बताई थी, फिर वी एम तथा एम का फॉर्मूला बताया था जो 1970 बनाया था। उसके बाद मैंने आपको एक सचिन तेंदुलकर की समिति बताई थी, जो सॉरी सुरेश तेंदुलकर की समिति बताई थी 2009 में, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस तरीके से खर्चा आपको बता दिया था। ठीक है भाई, तो इसके बाद अब मैं बात करता हूं आज सी रंगाराजन समिति के बारे में। ठीक है, सी रंगाराजन समिति के बारे में गरीबी, ठीक है, गरीबी की परिभाषा, गरीबी की परिभाषा भाई सी रंगाराजन समिति, भाई सी रंगाराजन समिति, रंगाराजन समिति। आखिरकार ये सी रंगाराजन है कौन? सर ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ये सी भाई, सी रंगाराजन भाई जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर है, फॉर्मर गवर्नर, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर है, मतलब अब से पहले आरबीआई के गवर्नर जो है रह चुके हैं, फॉर्मर इसलिए लिखा जाता है। ठीक है, चलो क्लियर, जी सर क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात बताऊं इस समिति का गठन कब किया गया था, इस समिति का गठन कब किया गया था? सर इस समिति का जो गठन किया गया था वो सन 2012 में किया गया था। उसके बाद इस समिति के द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाती है, इस समिति के द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाती है, रिपोर्ट इस समिति के द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाती है। इस रिपोर्ट को सौंपे जाने का कार्य 2014 में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि ये रिपोर्ट कब आई है, 2014 में आई है, समिति का गठन कब हुआ है, 2012 में हुआ है। दोनों अलग अलग प्रकार के सवाल आपके बन सकते हैं। अच्छा, इस समिति के द्वारा ये डिटेलिंग दी गई कि 2009 से लेकर 10 के बीच में, 2009 से लेकर 10 के बीच में गरीबी की प्रतिशतता 38.2 थी। इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, इस समिति ने जो रिपोर्ट दी थी, इसने बताया था 2009 से 10 के बीच में जो गरीबी थी, बीच में जो गरीबी थी वो गरीबी कितनी थी? 38%, लगभग 38%। एग्जैक्ट नंबर की अगर मैं बात करूं 38.2% थी, 38.2% थी। कितनी थी? 38.2% थी। लेकिन वही अगर मैं बात कर लूं इस समिति के द्वारा ये भी कहा गया कि 2011-12 में ये 29.5% हो गई। 2011-12 में ये 2011-12 में ये 29.5% हो गई, 29.5% हो गई। तो अब आपको डिटेलिंग समझ में आई कि सर समिति का गठन क्योंकि 2012 में हुआ था, तो इसने जिन आंकड़ों का अध्ययन किया है वो 2012 से पुराने आंकड़े हैं। समझ में आई बात? जी हाँ, तो ये चीज तो पहले हमारे पास डिटेलिंग आ जाती है। क्या ये एग्जाम में पूछा जाता है? बेटा फर्क पड़ता है आपका एग्जाम कौन सा है। यदि आप पीएससी के एग्जाम में बैठ रहे हो, स्टेट सिविल के एग्जाम में बैठ रहे हो, तो इस तरीके के डेटा की बहुत वैल्यू है। लेकिन अगर आप किसी वन एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, सीजीएल है, सीएचएसएल है, आप यूपीएससी में बैठ रहे हो या आप किसी सीपीयू के एग्जाम में बैठ रहे हो, तो उस कंडीशन में इस डेटा की वैल्यू नहीं है। सिर्फ उसमें ये पूछा जाएगा समिति का गठन कब हुआ था, समिति की रिपोर्ट कब सौंपी थी, सी रंगाराजन कौन है, और सी रंगाराजन समिति के अनुसार गरीबी की परिभाषा क्या है। इस समिति के अनुसार, इसके अनुसार गरीबी क्या है, इसके अनुसार गरीबी क्या है, अनुसार गरीबी क्या है? क्या किसी को कोई आइडिया है छोटा मोटा कि इनके अनुसार गरीबी क्या है? विशाल भाई गुड मॉर्निंग। और जो बच्चे कह रहे हैं सर आप कैसे हैं भाई, मैं मौज ले रहा हूं। ठीक है, मैंने जैसा बताया कि वक्त के दरमियान चीजें कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी, आप सिलेक्शन लेके आइए वो आपकी हो जाएंगी, समझिए। ठीक है, चलिए सिलेक्शन लेके आओ वो आपकी हो जाएंगी, टेंशन मत लो भाई। ठीक है, ये जो डायलॉग था ये पूरी तरीके से लड़कों के लिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर भी खर्चे से संबंधित बातें कही गई थी, इसमें भी खर्चे से संबंधित जो है बातें कही गई थी। इन्होंने भी व्यय के आधार पर गरीबी की परिभाषा दी, इसके आधार पर व्यय आधार पर गरीबी की परिभाषा, व्यय आधार पर गरीबी की परिभाषा दी, व्यय आधार पर गरीबी की परिभाषा दी। अब वो कैसे कैसे दी है वो समझ लीजिए, व्यय के आधार पर गरीबी की परिभाषा कैसे कैसे दी है वो समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंटर, सबसे पहला पॉइंटर इसमें कहा गया कोई ऐसा व्यक्ति जो शहर में रहता है और 47 रुपए पर डे खर्च कर देता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो शहरी है और वो 47 रुपीज पर डे खर्च करता है या इससे ज्यादा खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर वो 47 रुपए से कम करता है तो वो गरीब है। ये मिनिमम अमाउंट रखा गया था शहर के लिए। ठीक है, अगर ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण तो जैसा आप जानते हैं गांव के अंदर रुपया कम खर्च किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं उनके पास होता कम है, इसका मतलब ये है उनकी जरूरतें कम है, इसलिए उनके ज़मीर में दम है। ये डायलॉग फेमस सिंघम भाई हमारा था। तो इसमें भी बताया 32 रुपए पर डे, 32 रुपए पर डे। इसके अकॉर्डिंग आप मंथ का चार्जेस भी निकाल सकते हैं कि पर मंथ की बात कितनी कही गई थी, पर मंथ की बात कितनी कही गई थी। तो अगर 47 रुपए डे है तो अगर मैं इसको 50 मान लूं तो 3 5 15 यानी तकरीबन 1500, 3 उसमें से हम घटा देंगे तो लगभग 93 घटा देंगे तो 1407 के समथिंग आ जाएगा। 1407, 1407 पर मंथ अप्रॉक्स, 1407 पर मंथ अप्रॉक्स। ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो 972 पर मंथ, 972 रुपए प्रति महीने, 972 रुपए प्रति महीने, प्रति महीने। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है ये डाटा। ठीक है, आपको याद रखना है, दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस आधार पर जो गरीबी की परिभाषा है वो तय होती है। ये सन 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तय हुई है। समिति का गठन 2012 में किया गया था, रिपोर्ट 2014 में सौंपी गई है। ठीक है, याद रखना। इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक बात भी कहना चाहें, भारत में 10 में से 3 व्यक्ति गरीब है। इस डेटा में कहा गया था भारत में 10 में से 3 व्यक्ति गरीब है। उसके पीछे का डेटा कौन सा बनाया था? वही यही जो डेटा है, इस डेटा को यहाँ कंसीडर किया गया था। इन दोनों का मीन लेके इसको कंसीडर किया गया था। इसमें कहा गया था भारत में 10 में से 3 व्यक्ति गरीब है। इसी रिपोर्ट में कहा गया था भारत में 10 में से 3 व्यक्ति गरीब है, 3 व्यक्ति गरीब है, व्यक्ति गरीब है। ठीक है, 3/10, 3/10 याद रखना। ठीक है, चलो भाई नोट हो गया है तो बताओ कौशिकी क्या कह रहे हो भाई? अच्छा, क्या मैं आप लोगों से सवाल पूछूं इससे संबंधित? अगर आप परमिशन देंगे तो पूछ लूंगा। ठीक है, अगर आप परमिशन देंगे तो पूछ लूंगा, फटाफट बताइए, बताओ। चलो टाइप ऑफ पॉवर्टी लिख लीजिए पहले। गरीबी के प्रकार लिख लीजिए। ठीक है, चलिए बताइए। यस सर, हाँ तो सवाल पूछूंगा, रुको जरा पहले टाइप ऑफ पॉवर्टी लिख लो, उसके बाद सवाल पूछो। टाइप ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार, गरीबी के प्रकार की बात करते हैं। आखिरकार गरीबी के प्रकार क्या होते हैं? सबसे पहले होती है एक सापेक्ष होती है। ठीक है, सबसे पहले एक सापेक्ष होती है और एक जो होती है आपकी वो निरपेक्ष होती है। एक एब्सोल्यूट होती है और एक रिलेटिव होती है। एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। एक निरपेक्ष गरीबी होती है और एक आपकी सापेक्ष गरीबी होती है। सापेक्ष गरीबी होती है, निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष को बोलते हैं एब्सोल्यूट और सापेक्ष को बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव। अच्छा, एग्जामिनेशन में दोनों गरीबों के बारे में पूछा जाता है। निरपेक्ष प्रकार की गरीबी कौन से प्रकार की गरीबी होती है? निरपेक्ष बेसिकली वो गरीबी होती है, निरपेक्ष बेसिकली वो गरीबी होती है जिसके अंदर परिवार के आय तथा खर्च के आधार पर गरीबी ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए समझे। मतलब देखो, जब किसी परिवार के, जब किसी परिवार को आधार मानकर, परिवार को आधार मानकर उनकी जरूरतों के अनुसार गरीबी की गणना की जाती है। उनकी जरूरतों की आपूर्ति, उनकी जरूरतों की आपूर्ति, जरूरतों की आपूर्ति के अनुसार, जरूरतों की आपूर्ति, जरूरतों की आपूर्ति के अनुसार, जरूरतों की आपूर्ति के अनुसार गरीबी की गणना की जाती है।
गरीबी की गणना की जाती है, गरीबी की गणना करते हैं, उसे निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट गरीबी कहते हैं, उसे निरपेक्ष या एब्सोल्यूट गरीबी कहते हैं, एब्सोल्यूट गरीबी कहते हैं। क्लियर है? चीजें क्लियर नहीं? उम्मीद है क्लियर हुई होंगी। आगे बताने का प्रयास करते हैं। देखो ये बहुत स्पेसिफिक होती है। इस तरीके से अगर आप गरीबी निकालोगे तो वास्तविकता में एग्जैक्ट निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें एक एक परिवार को आप बेस मानोगे, तो अकॉर्डिंगली डेटा बहुत करेक्ट आएगा। दिस इज मोर स्पेसिफिक, यह मोर स्पेसिफिक है, दिस इज मोर स्पेसिफिक, दिस इज मोर स्पेसिफिक। यानी अगर हम देखें तो यह ज्ञात बहुत बेहतर तरीके से कर सकती है, बट लेस यूज्ड, बट लेस यूज्ड। लेकिन इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर आप अपने देश के अंदर एब्सोल्यूट गरीबी या निरपेक्ष गरीबी याद करना चाहेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ी टीम लगेगी, जिस कारण से इस गरीबी को याद नहीं किया जा सकता। आप भी समझते हैं। मतलब देखो, अगर सरकार वास्तविकता में काम करना चाहती है तो वो एब्सोल्यूट गरीबी को भी याद कर सकती है, लेकिन ये सरकार के ऊपर धब्बा बन जाएगा। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि इसके ऊपर जो थ्योरी दी जाती है बुक्स के अंदर वो लिखी जाती है, दिस इज मोर स्पेसिफिक बट लेस यूज्ड। द रीजन बिहाइंड दिस मैन पावर, मोर मैन पावर इज यूज्ड इन दिस। मतलब देखो, मेरे पर्सनल ओपिनियन का देखो सिंपल सी बात है। अगर आप किसी के देश के अंदर एब्सोल्यूट गरीबी निकालना चाहते हो, उस गांव के प्रधान को ही आप डेटा दे दो कि भाई हमें डेटा कलेक्ट करके ब्लॉक पे पहुंचाओ, डेटा कलेक्ट करके ब्लॉक पे पहुंचा देगा। सारे ब्लॉक से कह दो कि डेटा कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट पे पहुंचाओ, डिस्ट्रिक्ट से कह दो डेटा कलेक्ट करके स्टेट को पहुंचाओ, स्टेट से कह दो डेटा कलेक्ट करके सेंटर को पहुंचाओ। तो भैया कैलकुलेशन तो हो जाएगी। करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते, दोनों चीजों में फर्क होता है। अगर हम बात करें मोर स्पेसिफिक है लेकिन लेस यूज होती है, तो सर हमारे देश में गरीबी को ज्ञात करने का तरीका क्या है जो देश के अंदर बहुत अधिक यूज में लेके आया जाता है? वो है मेरे रिलेटिव। जब एक देश या एक राष्ट्र की संपूर्ण आय के आधार पर प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। देखो समझो, जब एक देश की संपूर्ण आय के अनुसार, एक देश की संपूर्ण आय के अनुसार औसत प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है, औसत प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है, औसत प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है, औसत प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। ठीक है, तथा तुलना करके जिसकी आय औसत से भी कम होती है, कम होती है, जिनकी आय औसत से भी कम होती है, जिनकी आय औसत से भी कम होती है, उनके लिए एक बैरियर मार्क रखा जाता है। ठीक है, उनके लिए एक बैरियर मार्क रखा जाता है, उनके लिए आय का एक गरीबी रेखा रखी जाती है, आय की एक गरीबी रेखा रखी जाती है, उनके लिए एक गरीबी रेखा रखी जाती है, रेखा का आधार रखते हैं, गरीबी रेखा का आधार रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये होता है भैया रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें देखो निरपेक्ष को एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक परिवार की आय, दूसरे परिवार की आय को प्रभावित नहीं करती, परिवार की आय के आंकड़े को प्रभावित नहीं करती, लेकिन इसमें सभी की आय से औसत आय ज्ञात की जाती है, सभी की आय से औसत आय ज्ञात की जाती है, औसत आय ज्ञात करते हैं, तथा सभी के सापेक्ष गरीबी रेखा बनती है, सभी के सापेक्ष गरीबी रेखा बनती है, सभी को रिलेटिव रख के गरीबी रेखा बनती है, इस वजह से होता है। ठीक है, चलिए याद रखिए। ठीक है, चलो ऋषि बेटा मान जा, ठीक है, मान जा, इन्हें नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज मेरी तबियत थोड़ी ठीक नहीं है, आपको जिसको पता है, जो सुबह वाले बैच है वो नहीं लिया है, मैंने क्लास नहीं लिया, मैं कोशिश करूंगा शाम को क्लास को ले लूं। दरअसल जो है मतलब कहते हैं ना उतरती सर्दी जो होती है, उसकी वजह से उतरती सर्दी, मतलब सर्दी तो नहीं है मुझे, लेकिन हल्का सा तबियत कुछ ऐसी हो रही है जिसकी वजह से मेरे नेज़ल पेन है। जियान है आप? ठीक है, आगे बढ़िए। चलो नोट होते ही बता देना, आगे बढ़ते हैं। अब गरीबी का निर्धारण देखते हैं, गरीबी का निर्धारण यानी कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी, देखो कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी आपको दो तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें याद रखिएगा 1905 के अंदर जो आपका लॉरेंज वक्र आया था। ठीक है, तो गरीबी का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले 1905 में आपको एक लॉरेंज वक्र आया, एक आया लॉरेंज वक्र। क्या मेरे भाई लॉरेंज वक्र आया? लॉरेंज वक्र आ गया जी सर। लॉरेंज वक्र आया कब? 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा, 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा, लॉरेंज के द्वारा, जो कि एक अर्थशास्त्री है, जो कि क्या है? एक अर्थशास्त्री है, मैक्स ओ लॉरेंज क्या है? जो कि एक अर्थशास्त्री है, उनके द्वारा किया था। इनका उद्देश्य क्या था? आय की असमानताओं को मापना, आय की असमानताओं की गणना करना। उद्देश्य आय की असमानता की गणना करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। कैलकुलेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, इनकम के बीच में जो असमानता होती है, इनइक्वालिटी होती है, उसकी गणना लॉरेंज वक्र के द्वारा की जाती है। अब आय की असमानता का जो ग्राफ है वो किस प्रकार से खींचा जाता है वो समझिए। देखो मेरे बच्चे, इस तरीके से करके आपका एक ग्राफ बनाया जाएगा। दिस इज लॉरेंज ग्राफ, लॉरेंज ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले आप इसके अंदर डाल देंगे इनकम किसकी कितनी है और पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है। यहां तो हो जाएगी आपकी इनकम बढ़ती हुई इनकम हो जाएगी, या पॉपुलेशन परसेंट हो जाएगा, पॉपुलेशन परसेंट। ठीक है भैया, इनकम मान के चलो किसी की 5 खोखे है, किसी की 10 लाख है, किसी की 15 लाख, ये एनम है, पर एनम।
20, 25, ठीक है भाई। पॉपुलेशन का काउंट आप लिख सकते हैं 5% पॉपुलेशन, या ठीक है चलिए पॉपुलेशन का शुरुआत का 5 का हिस्सा, पॉपुलेशन का 10 का हिस्सा, पॉपुलेशन का 50, मतलब 5 से सीधा चलते हैं 5, 25, ठीक है 45 और उसके बाद 65 और यहाँ मान के चलो 100, ठीक है। एक तरीके से सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक इक्वल लाइन खींची हुई होती है, ठीक है, एक इक्वल लाइन खींची हुई होती है। अरे भैया खिंच जा भाई लाइन, ठीक है। एक सीधी लाइन खींची हुई होती है लॉरेंज वक्र के ऊपर। ये सीधी लाइन दिखाती है कि किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को नहीं है, दिस इज इक्वालिटी, ये बता दिए इक्वालिटी है। लेकिन उसके बाद फिर ग्राफ खींचा जाता है, उसके बाद फिर ग्राफ खींचा जाता है कि भाई शुरुआत की जो 5% इनकम है, भारत देश की 5% इनकम जो है, शुरुआत की जो जनसंख्या है हमारी, शुरुआत की जनसंख्या है हमारी, उसका जो एवरेज है, उसका जो एवरेज है शुरुआती तौर पर वो काफी ज्यादा कम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब इसका जो ग्राफ खींचता है कुछ हद तक ऐसे खींचता है। ग्राफ को खींच के दिखा देता हूँ, ग्राफ को खींच के बता देते हैं। इसके अंदर आपको पता लगता है कि शुरुआत की जो मतलब जिनकी पर मंथ 25 लाख है, वो सिर्फ मतलब ज्यादा ही दूर खींच दिया। लाइन ये बेटा दोबारा खींच रहा हूँ, जिसने ग्राफ बना लिया वो ग्राफ समझाने के लिए मुझे ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा, वरना इस वाले टॉपिक से तो आप नहीं समझ पाओगे। ये वाली लाइन मिटानी पड़ेगी मुझे, तब आप समझ पाओगे। मैं चाहता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझा दूं बहुत बढ़िया तरीके से, इसलिए थोड़ा सा समय लगा है, ठीक है। पॉपुलेशन इसमें पूरी लीजिए, 10% पॉपुलेशन, 20% पॉपुलेशन, 30% पॉपुलेशन, 40% पॉपुलेशन और ज्यादा छोटा कर दिया यार। शुरुआती भैया मैं तो करता हूँ 20 से, 20, 40, 60, 80 और 100, क्लियर। इसके बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे मार्क्स हैं। एक ऐसे लाइन खींचेगी जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी, लाइन ऑफ इक्वालिटी। अब मान के चलो कि इसके ऊपर की जो जनसंख्या है, एक लाइन मैंने यहाँ खींची, इसके ऊपर की जो जनसंख्या है, मतलब यहाँ मान के चलो 95 नंबर है, यहाँ पे मान के चलो 95 नंबर, 95 नंबर है, 95। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 25 से ज्यादा है, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 25 से ज्यादा है, वो देश में सिर्फ 5% है, उससे 5%। तो इसका जो ग्राफ खींचेगा वो इस प्रकार से खींचेगा सब कुछ, कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 25 से ज्यादा है, वो देश में सिर्फ 5% है। बाकी के जो छोटे छोटे ग्राफ हैं, ठीक है, कि मतलब भारत देश के अंदर 20% लोग ऐसे हैं, 20% जनसंख्या ऐसी है जो 5 लाख पे है, 40% ऐसी है जो 10 लाख तक है, 60% जनसंख्या ऐसी है जो यहाँ तक ही है, मतलब यहाँ तक ग्राफ बन पा रहा है, 40 तक ग्राफ बन पा रहा है। भारत के अंदर 80% जो जनसंख्या है वो सिर्फ अपनी इनकम जो है कहाँ तक कमा पा रही है, 80 तक कमा पा रही है, और एकदम से ग्राफ ऊपर उठ रहा है। तो ये जो जितना कर्व बन रहा है ना, ये कर्व दिखाता है इनइक्वालिटी। ये कर्व क्या दर्शाता है? इनइक्वालिटी। इसको बोलते हैं समानता की लाइन बोलते हैं इसको, और इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, असमानता बोलते हैं, असमानता बोलते हैं। ग्राफ समझ में आया बेटा? ग्राफ कोई नहीं समझाता, मैं तो सिर्फ समझा रहा, ठीक है, एक अच्छा भाई होने के नाते समझाने का प्रयास कर रहा, ठीक है। अब बताइए ये चीज क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर ये चीज आप समझ चुके हैं, ठीक है, पहली बात तो ये ऐसे हो जाएगा तो भैया माहौल ही टाइट हो जाएगा, ठीक है, छोटा ही करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आपको समझ में आ गया ना, बस बात ये है, ठीक है। इसके बाद एक चीज आपको और बता दूं यहीं पर, इसके बाद एक और ग्राफ होता है आपका जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। एक ग्राफ आपका और होता है जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सेम चीज को ध्यान में रखते हुए, सेम चीज को ध्यान में रखते हुए 1912 के अंदर कॉनराडो गिनी के द्वारा, 1912 में कॉनराडो गिनी के द्वारा, 1912 में कॉनराडो गिनी के द्वारा, कॉनराडो गिनी के द्वारा, कॉनराडो गिनी कौन है? यह भी एक अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट है, यह भी एक अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट है। इनके द्वारा भी एक ग्राफ स्केलिंग स्टार्ट की जाती है, ये भी एक ग्राफ स्केलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये भी ग्राफ स्केलिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब इसी ग्राफ की स्केलिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज यही ग्राफ मैंने यहाँ पे छाप दिया, सेम टू सेम, ठीक है मेरे भाई, यही ग्राफ में सेम टू सेम यहाँ छाप दिया, आई फॉर इनकम, पी फॉर पॉपुलेशन, सेम टू सेम ग्राफ छापा है। उन्होंने क्या कहा कि जितना ऐसा एरिया जो इनइक्वालिटी की कगार पर है, जिसकी वजह से प्रभाव पड़ता है, उसको ए कंसीडर कर लीजिए, शेडेड पोर्शन को ए मान लीजिए, अनशेडेड पोर्शन को बी मान लीजिए, शेडेड पोर्शन को ए मान लीजिए, अनशेडेड पोर्शन को बी मान लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपको एक गिनी कोएफिशिएंट निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप गिनी कोएफिशिएंट निकालेंगे, और उस गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू जो होगी वो 0 से और 1 के बीच में लाई करेगी, 0 से और 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इसका जो बताया गया a अपॉन a प्लस b, a अपॉन a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a अपॉन a प्लस b। अगर इसके अंदर वैल्यू 0 आती है, अगर वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या है? अगर इसके अंदर वैल्यू 0 आती है तो ऐसी स्थिति में मतलब है कि असमानता बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नो डिफरेंस, कोई असमानता नहीं है, इसको परफेक्ट कंडीशन बोलेंगे। लेकिन अगर 1 आती है तो इसका मतलब मैक्सिमम असमानता, मैक्सिमम असमानता, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है गिनी कोएफिशिएंट होता है, जिसको बोलते हैं गिनी गुणांक, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गिनी गुणांक। क्या बोलते हैं बेटा? इसको गिनी गुणांक बोलते हैं। आप समझ गए क्या होता है गिनी गुणांक? सुना बहुत बार होगा लेकिन समझ पहली बार रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना परेशानी आगे बढ़ते हैं, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार बताइए अगर नोट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी समिति आय असमानता को दर्शाती है? बच्चों का आंसर है सर, पहले क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए। अच्छा मेरे बच्चे देखो आंसर की देने की कोशिश करते हैं। कौन सी समिति आय की असमानता को दर्शाती है? दैट इज लॉरेंज समिति, जो आय की असमानता को दर्शाती है। 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। चलिए सी रंगाराजन समिति सर, ये गरीबी की समिति है जो गरीबी को प्रदर्शित करती है। अच्छा एक सी रंगाराजन समिति 1991 में भी बनी थी, दिमाग लगाओ। एक सी रंगाराजन समिति कई बार हो सकता है कि एग्जामिनर फंसाने के लिए कई बार पूछ ले कि एक सी रंगाराजन समिति 1991 में भी बनी थी, एक सी रंगाराजन समिति 1991 में भी बनी थी। लेकिन मेरा उसका काम गरीबी से उसका लेना देना ही नहीं था, उसका गरीबी से लेना देना ही नहीं था, उसका आरबीआई से लेना देना था।
जो 1991 में बनी है, इसका गरीबी से लेना देना नहीं है। इसका जो लेना देना है वो है कि प्राइवेट कंपनियों में आरबीआई कितना इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो गरीबी के लिए जो बनी है उसका 2012 में वो बनी थी, उसकी रिपोर्ट 2014 में आई है। सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में बनी थी, ये गरीबी से रिलेट करती है। मैक्स मुलर की समिति जो थी ये बताती है ओरिजिन ऑफ आर्यंस, ओरिजिन ऑफ आर्यंस। जैसे हम आर्यंस हैं, आप भी आर्यंस हैं, ठीक है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो नॉर्थ इंडिया में निवास करते हैं वो आर्यंस हैं, ठीक है। ऐसा मैक्स मुलर ने कहा था। मैक्स मुलर ने कहा था कि हम लोग मध्य एशिया से आए हैं, कहां से, मिडिल ऑफ एशिया से आए हैं, ऐसा मैक्स मुलर ने कहा था, ठीक है। वो तो मेरे ध्यान में आ गया तो मैंने लिख दिया, हमारा आर्यन ब्लड है, ठीक है। कहते हैं ऐसे गिनी गुणांक की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें दैट इज 1। गरीबी का आकलन नहीं हो सकता, आय के आधार पर किया जाता है, व्यय के आधार पर किया जाता है, भोजन आधार पर किया जाता है, क्योंकि उसी से कैलोरी का मापन होता है। बच्चों के आधार पर नहीं किया जा सकता, किसकी कितनी संतान है इस आधार पर आप कभी भी गरीबी का आकलन नहीं कर सकते, और नहीं इसमें पूछा था, क्लियर। तो सभी का आंसर आपने दे दिया, ठीक है। ठीक है मेरे भाई डेपू, फर्स्ट का ए, सेकंड का डी और थर्ड का भी डी, ठीक है। शाबाश, यहां तक क्लियर हो जाता है। गरीबी के संबंध में जितने भी क्वेश्चन आपके आ सकते थे वो चीज मैंने यहां पे आपकी क्लियर कर दी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, एक सवाल आपका ये भी बन सकता है कि सी रंगारंजन समिति के आधार पर ग्रामीण खर्चा कितना किया जा सकता है। ग्रामीण के लिए ग्रामीण का व्यय आधार कितना था, व्यय आधार कितना था, व्यय आधार कितना था, या शहरी के लिए व्यय आधार कितना था, शहरी आधार, शहरी व्यय कितना था बताओ पर डे, शहरी व्यय कितना था पर डे। देखो शहरी व्यय था 47, ठीक है। ग्रामीण का व्यय था, प्रेमवीर ने बता दिया, प्रेमवीर आज से तुम्हारा नाम प्रेमी हो गया। ये हो जाएगा 32 आवर्स है भाई, मतलब मुझे आसानी करा ठीक से, नहीं मैं भाई रावण वाली हंसी हंस के तुम्हारी बॉडी टाइट कर देता, ठीक है। चलो डिपो, डिपो ने आंसर सही दिया है। नीलेश, आज से तुम्हारा नाम नीला हो गया, नीला। नीलेश बताओ, मेरे जो दोस्त है उसका नाम नीला है क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आर्मी की प्रिपरेशन करता है खैर वो, लेकिन उसका नाम नीला है। ये चीज क्लियर हो जाती है, ओके। यहाँ पे जो टॉपिक हम क्लियर अपना कर पाए हैं वो बेसिकली किसके संबंध में था, मैंने बताया था कि हमें अगला टॉपिक शुरू करना है गरीबी व बेरोजगारी। तो गरीबी का तो सिस्टम है, हमने कर दिया, बात करते हैं बेरोजगारी के ऊपर। तो बेरोजगारी हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए मित्रों, बहनों और भाइयों, अगली हेडिंग है आपकी बेरोजगारी। बेरोजगारी, किसी को कोई शायरी याद है बेरोजगारी पर, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करने वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति जब आपकी क्षमता के अनुसार सही समय पर रोजगार प्राप्त नहीं होता, ऐसी स्थिति जब आपकी क्षमता के अनुसार, ऐसी स्थिति जब आपकी क्षमता के अनुसार आपको सही समय पर रोजगार प्राप्त नहीं होता, स्थिति जब सही समय पर आपकी क्षमता के अनुसार आपको रोजगार प्राप्त नहीं होता, आपको रोजगार प्राप्त नहीं होता, याद रखना, समझे जी सर। अर्थात आप योग्य हैं और कोई आपकी योग्यता को ना समझे, योग्यता के अनुसार आप रोजगार का साधन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल और, यानी आप योग्य हैं, योग्य हैं, आप योग्य हैं, पर कार्य आपकी योग्यता के अनुसार नहीं है, परंतु कार्य योग्यता के अनुसार नहीं है, अनुसार नहीं है, अनुसार नहीं। इस चीज को भी अनएम्प्लॉयड कहा जाता है, ठीक है। ओके, द पर्सन हु आर आस्किंग इन इंग्लिश प्लीज नोट इट डाउन। अ कंडीशन वेयर, अ कंडीशन वेयर अ पर्सन didn't get the work, didn't got the work, ठीक है, didn't get work or didn't get the work according his or her competence, competence on time, ठीक है। where a person didn't get the work according his or her competence on time, this is called unemployment। तो मैंने बताया आप योग्य हैं, you are capable of doing something but the work you are doing is not according to your competence, ठीक है, समझे। तो ये चीज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, ये चीज क्या कहलाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। when you are unable to receive employment or the source of income। दूसरी परिभाषा मुन्ना भैया ने दी थी क्या, जी हाँ। आप योग्य हैं परंतु कार्य योग्यता के अनुसार नहीं, ठीक है। मुन्ना भैया स्पेशल है, याद है। तो यहाँ पे आप समझ पाए आखिरकार अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, समझे जी। देखो कई सारी चीजें होती हैं, कई सारी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं, ठीक है। चलिए कई सारी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं, तो बताइए, मतलब एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 4 लोगों का एग्जांपल मैं लूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने लिखा मानसिक क्षमता, मानसिक क्षमता, ओके। यहाँ लिखा शारीरिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, मतलब ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा शैक्षणिक क्षमता या फिर एजुकेशन, शैक्षणिक दक्षता, शैक्षणिक दक्षता। आप समझ जाओगे कि अनएम्प्लॉयड हो या नहीं, ठीक है। मानसिक को बोलते हैं मेंटालिटी कॉम्पिटेंस, शारीरिक को बोलते हैं फिजिकल कॉम्पिटेंस, शैक्षणिक को बोलते हैं एजुकेशनल कॉम्पिटेंस। ये है पहला व्यक्ति, दिस इज फर्स्ट पर्सन। अब देखो इसकी मानसिक क्षमता ठीक नहीं है, इसकी शारीरिक क्षमता भी ठीक नहीं है और ना ही इसकी शैक्षणिक क्षमता ठीक है, और इसके पास कार्य भी नहीं है, इसके पास कार्य भी नहीं है, ठीक है। इसके पास कार्य भी नहीं है, दिस इज केस ए। ये केस बी बनाते हैं। देखो इसकी मानसिक क्षमता तो ठीक है, इसकी शारीरिक क्षमता भी ठीक है, लेकिन भाई इसकी शैक्षणिक दक्षता नहीं है, मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट लिटरेट, ये लिटरेसी है, लिटरेसी। कार्य इसके पास भी नहीं है, कार्य इसके पास भी नहीं है, कार्य इसके पास भी नहीं। इनमें से कार्य किसी के पास नहीं है, दिस इज केस बी। कार्य इसके पास भी नहीं है, यह हमने केस मान लिया, केस बी। ये हमने क्या मान लिया, ये हमने केस बी मान लिया। एक व्यक्ति है, अभी क्या, अब एक व्यक्ति है, अब क्या है, एक व्यक्ति है, उसके पास ये तीनों चीज है, ठीक है। एक है व्यक्ति, ये सी कंडीशन है, सी कंडीशन। कार्य इसके पास भी नहीं है, कार्य तो तीनों के पास नहीं है, इसके पास ये तीनों चीजें हैं। तो ये बताइए इनमें से अनएम्प्लॉयड कौन है, इनमें से बेरोजगार कौन है, व्हिच पर्सन इन दिस इज बेरोजगार, व्हिच पर्सन फ्रॉम दिस इज अनएम्प्लॉयड। बताइए यश इका, आसिफ ऋषि नाम का जो बच्चा है हमारी क्लास का, उसका नाम जियान है, जियान, ऋषि का नाम आसिफ जियान है, ठीक है। तो आपने समझ बता दिया कि बेसिकली इसके अंदर अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा। देखो आगे मैं बात करूं इसके अंदर अनएम्प्लॉयड कौन है, बात को समझने का प्रयास करना। एबीसी तीनों अनएम्प्लॉयड, तनु बेटा यही तो दिक्कत है। अरे भैया ए तो अनएम्प्लॉयड है ही नहीं, ए में जब ना मानसिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, ना शैक्षणिक क्षमता, तो वो तो है ही नहीं। अनएम्प्लॉयड सिर्फ इसमें ये दोनों है, दीस टू आर अनएम्प्लॉयड।
ठीक है, क्योंकि जिसके पास शैक्षिक क्षमता नहीं भी होती है उसको लेबर की तरह कार्य में लाया जा सकता है, ही कैन डू लेबर वर्क, और ये तो कंप्लीट अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, याद रखना बीएनसी, ऋषि का सही आंसर बीएनसी, सी बिकॉज़ ही हैज ऑल कॉम्पिटेंस बट स्टिल गेट नो वर्क, सो दैट्स व्हाई सी इज अनएम्प्लॉयड, एज वेल बी इज आल्सो अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो लेबर की तरह काम कर सकता है, मानसिक क्षमता शारीरिक क्षमता ठीक है ना उसकी, वो लेबर की तरह काम कर सकता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल बच्चे हो सकते हैं, जी हाँ, एक बच्चों के लिए यूज किया जाता है। अब अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 6 साल का है, कल को अगर जनगणना होने लगती है तो आप क्या कहोगे कि 6 साल का बच्चा इसलिए बेरोजगार है, कैसी बात हुई? अरे भाई वो चाहता थोड़ी है रख लेना, तो ये होती है आपकी डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, समझे? जी हाँ। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारत के अंदर बेरोजगारी के प्रकार कौन-कौन से हो सकते हैं? ठीक है, चलिए। अनएम्प्लॉयड नहीं है भाई यार, जियान अनएम्प्लॉयड है ये। तो हमारी क्लास में सुनियो कौन है वैसे? देखो डोरेमोन तो मुझे पता है हमारी क्लास का कौन है। डोरेमोन हमारे एक दूसरे टीचर हैं, वो डोरेमोन है। बताऊंगा नहीं पर मैं है कौन। ठीक है, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार। काफी सारे टाइप आपको देखने को मिल जाते हैं। बेरोजगारी के प्रकारों में, बेरोजगारी के प्रकारों में, तो बेरोजगारी के प्रकारों में सबसे पहले आती है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयड, स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकली बहुत सही टर्म है, टेक्निकली बड़ा सही टर्म है। भारत में काफी अच्छी पाई जाती है स्ट्रक्चर्ड बेरोजगारी। इसके अंदर क्या होता है, जो मांग की कमी के कारण आपूर्ति में कमी की जाती है, जब मांग की कमी के कारण आपूर्ति में कमी की जाती है, तब आपूर्ति के कारकों में कमी होती है तथा उत्पादन कारकों में कमी होती है, जिस कारण से बेरोजगारी आ जाती है। तो काफी बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए एग्जाम रिपीटेड है, एक बार पूछा गया है, जब मांग में कमी के कारण, कमी के कारण आपूर्ति में कमी हो जाती है, आपूर्ति में कमी, आपूर्ति में कमी होती है, क्योंकि आपूर्ति में कमी हुई है, ठीक है, आपूर्ति में कमी हुई है, और आपूर्ति में तथा आपूर्ति में कमी के कारण, आपूर्ति में कमी के कारण, कमी के कारण उत्पादक कारकों में, उत्पादक कारकों में, उत्पादक कारकों में कमी हो जाती है, उत्पादक कारकों में कमी होती है, उत्पादक कारकों में भी कमी हो जाती है, ठीक है, जिससे बहुत लोगों की जॉब चली जाती है, जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जिससे स्ट्रक्चरल बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जिससे संरचनात्मक बेरोजगारी बन जाती है, मतलब बेरोजगारी उत्पन्न होती है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, होती है। ठीक है, एग्जांपल लीजिए, ये वाले इंग्लिश वाले बच्चे, leads to decrease in supply, which directly impact the jobs of that generate ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ, कभी आप मजाक मान रहे हो, ठीक है। चलिए, तो भाई ये संरचनात्मक बेरोजगारी है। अब एग्जांपल यहाँ देख लो भाई, एग्जांपल यहाँ देख लो, मान के चलो कभी मतलब एग्जांपल की जगह छोड़ो इसको, एग्जांपल चाहो तो कल करा दूंगा, लेकिन मैं बोल के बता देता हूँ। जैसे मान के चलो आज की डेट में ब्रांड जो होते हैं, मार्केट में जो ब्रांड होते हैं वो 100 लोग यूज कर रहे हैं, कल को अगर उसकी डिमांड घट जाए, कल को 50 लोग यूज करना शुरू कर दें, तो सप्लाई गिरानी पड़ेगी, क्योंकि अगर सप्लाई हम ओवरडोज रखेंगे तो प्राइस कम करने पड़ेंगे, प्राइस कम करने पड़ेंगे तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, समझे? कॉस्ट कटिंग में भी स्ट्रक्चरल बेरोजगारी आई। तो मांगे चले आज की डेट में 50 ब्रांड मांगे जाते थे, 100 ब्रांड मांगे जाते थे, लोगों ने धीरे-धीरे 50 कर लिया, ब्रांड की डिमांड कम कर दी, तो सप्लाई कम होगी, अब सप्लाई कम होगी तो पीछे फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे उनको भी काम करना पड़ेगा, वो जो कम हुए हैं वो स्ट्रक्चरल बेरोजगारी का हिस्सा है। ले ऑफ जो होता है वो इसी का पार्ट होता है। ले ऑफ इज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ले ऑफ होना, कंपनी में से लोगों को निकाले जाना, ले ऑफ होना। आप मार्केट में सुनते रहते हो, न्यूज़पेपर में रोजमर्रा ये खबरें आती रहती हैं। अच्छा अब ये मार्च चल रहा है ना, मार्च चल रहा है ना, तो मार्केट में सबसे ज्यादा ले ऑफ कंपनीज करती हैं। बहुत चलिए आज की क्लास बेहद अच्छी रही और काफी मैंने मुझे भी अच्छा लगा यार आज की क्लास लेने में। हालांकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आज की क्लास पूरी लूंगा, मुझे बीच में ये था कि मैं बीच में क्लास छोड़ दूंगा, बच्चों को कल बता दूंगा इससे आगे, ठीक है। तो पर आप लोगों के साथ मजा आया, आप नीलू ऋषि जियान, आप जियान हैं चलिए हमारे नैन साहब हैं जो बेसिकली हमारे एडिटर, ये भी जियान हैं। नोट्स कल भी अपलोड नहीं हुए हैं, करवा दो, ठीक है भाई, मान लो आज अपलोड करा दूंगा।